नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीजीटी और पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज पार्ट 1 आपके लिए प्रोवाइड की थी। आज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में आपको हमने 20 क्वेश्चन, जो टॉप क्लास के 20 क्वेश्चन थे, उसको हमने दिया था। आज मैं फिर टॉप क्लास के ही प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आप वो वीडियो न देखे हों तो कृपया उस वीडियो को अवश्य देखिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आज की वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन ही लेकर आ आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल कुमार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अटाला झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, अटाला और झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जैसा कि आप जानते हैं कि अटाला और झांझरी मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर में है। और इसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने करवाया था। तो जो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, सुल्तान इब्राहिम होगा। आपको हम यह भी बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बहराइच में सैयद सलार महमूद की दरगाह का निर्माण करवाया गया था और वह हमेशा बहराइच में उस दरगाह पे आता था। तो जो हमारा सही आंसर है आज के क्वेश्चन का, अटाला झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो उसका सही आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? बताइए दोस्तों, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी जो है, इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। पाणिनि जो थे एक व्याकरणाचार्य थे, और ये महापदम नंद के दरबार में रहते थे, यानी ये महापदम नंद के समकालीन थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो पाणिनि होगा, विकल्प बी आपका सही होगा। उसके बाद आपको बता दें, जो पतंजलि हैं, इनकी रचना है पतंजलि की महाभाष्य पतंजलि की रचना है, और चाणक्य का अर्थशास्त्र है। जबकि अश्वघोष की जो रचना है वह है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, तो इसका सही आंसर पाणिनि होगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण था वो राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा राणा कुंभा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर जो द्वितीय था, उसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और अकबर जो द्वितीय ऐसा मुगल सम्राट था जो पहला ऐसा मुगल सम्राट जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासन कर रहा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो उसका नाम था अकबर द्वितीय। और जो शाह आलम था, यह बक्सर के युद्ध में था। कहाँ था ये? उस समय बक्सर के युद्ध में। और बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति के समय थे, और आलमगीर जो था यह प्लासी के युद्ध के समय था। तो जो दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर द्वितीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? बताइए दोस्तों, नादिर शाह का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय किसका शासन चल रहा था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसा कि जान रहे हैं कि नादिर शाह को हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का
नेपोलियन। यदि भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त को। तो इसमें पूछा है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका उपनाम रंगीला था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और उसने तख्ते हाउस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, उसको लेकर चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो आपका जो पहला कथन है, कुतुबुद्दीन भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। बिल्कुल सत्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वह मामलुक वंश का था और वह यहाँ पे तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरा कथन आपका दिया है कि सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दोस्तों, जब वह सुल्तान बना तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वह सिपला सलार की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिपला सलार की उपाधि धारण की थी। तो यह जो कथन दूसरा है वह गलत है, क्योंकि वह सुल्तान की उपाधि न धारण करके सिपला सलार की उपाधि धारण की थी। अगला कथन आपका दिया है, उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बना तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी न बना के लाहौर बनाया था। कहाँ पे बनाया था? लाहौर। तो यह भी कथन आपका गलत है। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। तो आपके जो 3 कथन में से 2 कथन गलत हैं, जबकि यह कथन सही है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो केवल ए होगा। ये केवल एक, यानी विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमेकस तथा डायोनोसस 2 विदेशी राजदूत किसके शासन में भारत आए? बताइए दोस्तों, किसके शासन में ये जो दोनों विदेशी हैं भारत आए थे राजदूत बनकर? तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, और जबकि बिंदुसार इसी के समय डायमेकस और डायनोसस 2 विदेशी राजदूत भारत आए। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिंदुसार को हम अमित्रघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रघात कहते हैं। और इसी के समय ये दोनों विदेशी राजदूत भारत आए थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस धर्म के अनुयायियों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, अशोक द्वारा यह निर्मित ने कर्ण, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप सोच भी रहे हो कि यह बौद्ध धर्म के लिए बनवाया था, लेकिन यह आपका क्वेश्चन, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने जो भी ये बनवाया है, कर्ण, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, यह आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया था। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। जैसा कि जान रहे हैं कि उसने गुहा विहार बनाए जाते थे पहाड़ों को काटकर, और उसमें आजीवक संप्रदाय के लिए यह व्यवस्था उसने की थी। जैसा कि बता दें कि जो आजीवक संप्रदाय था वह मक्खी गोसाल द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? मक्खी गोसाल। पहले ये जैन धर्म में था, बाद में छोड़कर आजीवक संप्रदाय का यह नेतृत्व किया। तो जो हमारा सही आंसर होगा यह आजीवक संप्रदाय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको नगर दे दिए गए हैं और एक तरफ नदियों के तट, यानी नदियाँ दे दी गई हैं। तो मोहनजोदड़ो जो था सिंध नदी के किनारे था, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा भी आपके रावी नदी के किनारे था। रोपड़ सतलज नदी के। लोथल चिनाब नदी यहाँ पे दिया है, जबकि लोथल जो आपका भोगवा नदी किनारे था। कहाँ पे था? भोगवा नदी किनारे था लोथल। और यह लोथल जो था हड़प्पा के समय यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह यहाँ पे था, जिसको हम यहाँ से व्यापार भी होता था। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है
नहीं पूछा है तो यह हमारा विकल्प डी सही होगा। लोथल, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे था, ये तो आपका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों, सुदर्शन झील जो था उसका निर्माण किसने करवाया? आपका विकल्प दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये चारों जो हैं सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है कि निर्माण किसने करवाया। जब निर्माण पूछा जाएगा तो इसमें नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। आपको यह भी बता दें कि जो सुदर्शन झील है वह सौराष्ट्र प्रांत में है। कहाँ पे? सौराष्ट्र प्रांत में है, जो गुजरात में है। क्या है? गुजरात में। तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यदि यह आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो आपका आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है निर्माण पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें एक तरफ प्रांत दिया गया है और एक तरफ राजधानी दिया गया है। दोस्तों जो भी ये प्रांत हैं अशोक के समय के प्रांत हैं। अशोक द्वारा जो प्रांत थे 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 अशोक के ज़माने में, और जिसमें 4 ही दिया गया है क्योंकि 4 ही विकल्प होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही राजधानी नहीं है। जैसा कि जान रहे हैं कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला से, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। जबकि कलिंग जो था, कलिंग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, इसकी राजधानी तोसली थी। कहाँ पे थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली थी और पाटलिपुत्र जो था ये मध्य देश की राजधानी थी। कहाँ की? मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जो इसमें हमारा सुमेलित नहीं है वो होगा विकल्प सी, कलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको बताना है कि कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हिर्यक वंश है इसमें 3 शासक हुए, मुख्य 3 शासक हुए। वो हुआ बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उदयन, 3 शासक हुए। और नंद वंश जो था इसमें महापद्म नंद और घनानंद, ये महत्वपूर्ण शासक हैं, घनानंद। उसके बाद शिशुनाग वंश में आपके शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद आपका जो कालाशोक था इसी के समय में बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो कालक्रम आपका होगा वो होगा 1 नंबर पर आपका आएंगे हिर्यक वंश, उसके बाद 1 नंबर ही हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर है, उसके बाद 3 नंबर पे, यानी 1 ये विकल्प ए सही होगा, 1 3 2। तो यह आपका कालक्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ जो 16 महाजनपद थे उसमें से कुछ जनपदों के नाम दिए हैं, यानी 4 जनपदों के नाम दिए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी राजधानी किसकी राजधानी से सुमेलित खा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि यदि आपको किसी एक का भी या 2 का भी मालूम रहेगा तो आप सबका आंसर दे देंगे। जैसे मान लीजिए सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंट करने में दिक्कत हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था ए और यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे सी, कैपिटल सी और 3rd होना चाहिए, और इसके बाद डी
के बाद यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये 4 वाला ऑप्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम डी मानते हैं तो डी का विकल्प आपका थर्ड सही होगा। तो देखिए डी में कहीं थर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा है थर्ड। और देख लेते हैं डी में कहीं थर्ड लिखा है, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। तो हमारा जो आंसर होगा यही सही हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। यानी डी का थर्ड दिया है, ये डी है तो मथुरा हो जाएगा। उसके बाद आप मिला लीजिए इसको, तो ए का 2 दिया है तो कौशाम्बी का बस का कौशाम्बी हो जाएगा, और अंक का आपका अंक का चंपा, चेदी का सुक्तिमती, सुरसिन का मथुरा। तो जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बताइए दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है। कुछ पुस्तकें दी हैं और इधर के लेखक दिए हैं। तो मान लीजिए कि यह दिया है आपका कि पंचतंत्र, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम के शूद्रक, योगाचार के असंग। दोस्तों इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा भी इसमें भी मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ए बी सी करके होना चाहिए था, ए और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड होना, ए यहाँ बी, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। दोस्तों उस तरह मान के चलते हैं तो हमारा हो जाएगा। जैसे कि जान रहे हैं कि पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा का है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का ही है, और मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक का ही है, तो योगाचार जो है असंग का है। दोस्तों जो सारे जो लेखक दिए गए हैं और पुस्तकें दी गई हैं वो सही दिए गए हैं, यानी हमारा जो विकल्प होगा ए सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। दोस्तों इसमें से कौन सुमेलित नहीं है इसका आंसर आपको देना है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं। ऋतु संहार, ऋतु संहार लेखक कालिदास। दोस्तों ऋतु संहार जो है कालिदास की ही पुस्तक है, जिसको कालिदास ने सबसे पहले लिखा था। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऋतु संहार कालिदास। चारुदत्ता, यह भास की रचना है चारुदत्ता, ये भी हमारा सही है। और काव्य दर्शन यह असंग की रचना है, ये भी सही है। और ये जो 10 कुमार लिखा है, 10 कुमार तो डंडिन की है। किसकी है? डंडिन की। तो यह जो विकल्प है हमारा गलत है, 10 कुमार डंडिन की रचना है। तो ये आंसर हमारा सही होगा। और विशाखा दत्त की जो रचना है वह है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व के देशों से व्यापार होता था? बताइए दोस्तों, गुप्त काल के किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व के देशों से व्यापार होता था? आपका दिमाग जा रहा होगा भड़ौच, लेकिन यह क्वेश्चन, यह आंसर गलत है, भड़ौच नहीं होगा। अब बताइए कौन सा होगा? गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, यहाँ से दक्षिण पूर्व के देशों में व्यापार होता था। और कहाँ होता था? वो होता था चीन को, सुमात्रा को, जावा को, और दक्षिण के देशों को यानी श्रीलंका को होता था। और जो भड़ौच था यहाँ से भी व्यापार होता था। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो सूती वस्त्रों का यहाँ से निर्यात होता था भड़ौच से। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है? बताइए दोस्तों, यह इजी सा प्रश्न है, आपके हमेशा पूछा जाता है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। और आपको बता दें कि समुद्रगुप्त को, जो समुद्रगुप्त था, इसको कविराज की उपाधि प्राप्त थी। कविराज की उपाधि से इसको कविराज की उपाधि प्राप्त थी। और इसको हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन था कभी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा समुद्रगुप्त। यह भी आपको हम बता दें कि जो ये तब आंसर हो गया। चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसका समय था 319 बीस में उसने गुप्त संवत चलाया था। अब आपसे पूछे गुप्त संवत चलाने वाला कौन सा शासक था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 बीस में गुप्त संवत चलाया था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय था, यही विक्रमादित्य की उपाधि पर धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसी के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान भारत आया था, जिसका उपनाम कुण भी है। क्या है? कुण। तो दोस्तों जो ये प्रश्न पूछा है, वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। बताइए दोस्तों, आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। जैसे कि दिया है प्रयाग प्रशस्ति। क्या दिया है? प्रयाग प्रशस्ति, बिलसर, स्कंदगुप्त, भीतरी, समुद्रगुप्त, देवबाड़ा, विजयसेन। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति है वह समुद्रगुप्त की है, और भीतरी अभिलेख है जिसमें हुणों के आक्रमण का वर्णन किया गया है, यह स्कंदगुप्त के समय है। यानी आपका सी का थर्ड मिल गया और सी का ए का थर्ड मिल गया और सी का सेकेंड हो गया। ऑप्शन इसमें देखिए क्या है, सी का सेकेंड 2 जगह दिया है, 3 जगह दिया है, लेकिन सी का सेकेंड ए का थर्ड एक ही जगह है, सी का सेकेंड। तो यह जो कि आंसर होगा आपका विकल्प डी, यह सही आंसर होगा। यानी ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरजी खेड़ा जहां लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, अंतरजी खेड़ा, यहीं पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लोहे के। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा के समय लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था, तो लोहे का साक्ष्य कब मिला होगा? लोहे का साक्ष्य लगभग वैदिक काल में मिला। कब मिला? 1000 ईस्वी की ईसा पूर्व। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। उत्तर वैदिक जो होता है, वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसी समय में, यानी 1000 के समय में, 1000 ईसा पूर्व में, उस समय लगभग उत्तर वैदिक था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिला। और उत्तर प्रदेश में जो एटा जिला है, यहीं से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा एटा। एटे के बारे में आपको और हम बात बता दें, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, उसका भी जन्म अमीर खुसरो का जन्म भी उत्तर प्रदेश के एटा जिला में ही हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान की नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सी ऐसी उपाधि है जो खान अब्दुल गफ्फार खान की नहीं है? फक्रे अफगान, सीमांत गांधी, मलंग बाबा और फ्रंटियर गांधी, इसमें से कौन सी उपाधि जो है खान अब्दुल गफ्फार की उपाधि नहीं है? दोस्तों आपको हम बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी रहते हुए भी उनको हमने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा था। दोस्तों फक्रे आलम, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार का ही नाम है, जबकि मलंग बाबा की उपाधि जो है, मलंग बाबा की उपाधि यह महात्मा गांधी के लिए है। तो यह जो विकल्प सी है यही हमारा सही आंसर होगा। यह मलंग बाबा की उपाधि नहीं है, ये मलंग बाबा की उपाधि गांधी के लिए है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार के बारे में आपको भी बता दें कि जब उत्तर पश्चिम प्रांत में आंदोलन चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन, उस समय इन्होंने
खुदाई खिदमतगार संगठन का बनाया था। खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था, जिसका मतलब होता है ईश्वर का सेवक। क्या होता है? ईश्वर का सेवक। और ये लोग लाल कुर्ता पहनकर आंदोलन कर रहे थे, जिसको हम इस आंदोलन को लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा जो सही आंसर इसका होगा, खान अब्दुल गफ्फार की उपाधि नहीं है, वह मलंग बाबा की है। सॉरी, मलंग बाबा की नहीं है। मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी के लिए है। और उत्तर पश्चिम प्रांत में जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे ही उनको महिलाओं ने मलंग बाबा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।